आपके मेयर बनने से पहले और मेयर बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है? 3 साल बाद तो चीज़ें बहुत समझ में आने लग गई हैं। शुरुआत में ज़रूर ये एक चैलेंज रहता था। तो इंदौर तो नंबर 1 है और ज़रूर नंबर 1 रहेगा भी। तो ये एक प्रेशर है आपके ऊपर कि मुझे इसको मेंटेन रखना है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में प्रेशर में ही सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो जब आप मेयर बने तो सब कुछ हरा भरा नहीं था, मतलब 900 करोड़ का तो कर्जा ही था। शुरू का 1 साल तो बड़ा चैलेंजिंग रहा। और अभी हमारे इंदौर का कॉम्पिटिटर कौन सा शहर है? सूरत। सफाई के मामले में तो आई थिंक कि अब इंदौर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ट्रैफिक। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप 1.5 घंटा लेट पहुँचे घर से, ट्रैफिक जैम क्यों हुआ? एक और अच्छी चीज़ है जो आपने की है, वो है BRTS हटवा रहे हैं आप। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कब हट जाए। अगले ही दिन हम पे आरोप लग गए कि ये रेलिंग निकाल के हमने बेच दी। आज से 10-15 साल पहले हमारा चैलेंज तो रोटी कपड़ा मकान का था कि ये 3 चीज़ें ही लोगों तक हम अगर सही पहुंचा दें तो आपकी सरकार को अच्छा माना जाता था। अपने इंदौर के सफाई कर्मी बहुत मेहनत करते हैं, सच में। इनके लिए भी कुछ आप अलग से करते हैं, वो कैसे इतने मोटिवेट हैं? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब हमको दुख है इस बात का कि जितना हमको करना चाहिए हम उतना नहीं कर पा रहे। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं इंदौर के प्रथम सेवक पुष्पमित्र भार्गव जी, जिन्होंने आज खुल के बात की है, आपकी हर उस क्वेश्चन का भी जवाब दिया है जो आपके मन में है। आप ये पॉडकास्ट देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार भाई। फाइनली आज आपसे मिलना हो पाया। कई दिनों से चल रहा था कि आपसे मिलने वाले हैं। और आपका जो बिजी शेड्यूल है, मतलब एक तो होता है कि सुनने में रहता है कि जनप्रतिनिधि बहुत बिजी रहते हैं या क्या रहता है, बट हमने महसूस किया, अभी देखा। अभी भी जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो 11:15 बजा हुआ है और अभी आप जस्ट आए और हमारे साथ आके बैठ गए। तो ये इतना आसान नहीं है जितना बाकी लोगों को लगता है कि जनप्रतिनिधि बन गए या पॉलिटिशियन बन गए, उसके बाद बहुत अलग लाइफ होती है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि का काम मुझे लगता है कि सबसे कठिन काम है। अगर आप पब्लिक की, जनता की सेवा के लिए आए हो तो जन सेवक के नाते आपको एक पॉलिसी मेकर के रूप में भी काम करना पड़ता है, एक एग्जीक्यूटर के रूप में भी काम करना पड़ता है, और पूरी सोसाइटी को एक साथ जोड़े रखने के लिए, 1-to-1 रिलेशन बनाए रखने के लिए, अपने कामों के प्रचार प्रसार के लिए, फिर परिवार के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए, सबको समय देना पड़ता है। इन सब के बीच में बैलेंस करके जो लोग काम करते हैं वो अच्छे राजनीतिज्ञ और अच्छे जनप्रतिनिधि बन पाते हैं। तो अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हो जी, तो फिर आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो ये आपका डेली का रूटीन है या आज ऐसा हुआ? हाँ, ये तो लगभग डेली का ही रूटीन है। कि जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने बोला 11 बजे के बाद, तो मुझे लगा कि 11 बजे के बाद शायद आप घर पे रेस्ट करेंगे, डिनर करके हमारे साथ पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन आप सीधे फील्ड से आए और आपको ये चिंता थी कि हम लोग का डिनर हुआ कि नहीं, और आपने इवन डिनर भी नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ गए। तो ये डेली रूटीन है हमारे इंदौर के महापौर का? हाँ, लगभग ये ऐसे ही रहता है। सुबह 6:30 बजे दिन शुरू होता है और रात को 12-12:30 तक चलता है। फिर उसके बाद घर पे 1-8 घंटा। तो ये तो जो लाइफ है ये बहुत अलग है, मतलब जो हम लोग देखते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे कंप्लेंट भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं भाई साहब, ये सारी चीज़ें? जैसे अभी तो आप घर नहीं गए हैं, घर आप लगभग 12:30-1 बजे जाएंगे। तो आपकी फैमिली में आप अगर 12:30-1 बजे जाते हैं तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि हमसे ज़्यादा जो परिवार का सेक्रीफाइस है, परिवार का सहयोग है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो खैर अभी तो सिस्टम बन गया है, घर वालों को भी पता है और उनका सहयोग भी रहता है। घर के बाकी काम वो खुद ही करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के बाकी देशों में जो पॉलिटिशियंस हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो टाइम टू टाइम काम करते हैं। बिल्कुल सही है। बाकी दुनिया के देशों को मेयर देखेंगे तो आप एज अ मेयर 10 to 5 काम करते हैं। 5 बजे के बाद उनका व्यक्तिगत जीवन भी है, पढ़ना लिखना भी है,
परिवार के लिए समय भी है। लेकिन यहाँ हम सब की जिम्मेदारी है कि इतना बड़ा काम है, हर सब लोगों तक पहुँचना रहता है, और फिर वैरायटी ऑफ वर्क, साथ में पार्टी के भी काम रहते हैं। तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब करने के लिए आपको कोई इनवाइट करने नहीं गया था। आप अपने स्वयं की इच्छा से आपने ये काम चुना है। तो फिर सोना, खाना, घूमना ये भूलना पड़ता है। आप मिस करते हैं पुरानी लाइफ? नहीं, मैं तो जब मेरे को जो करना होता है मर्जी का काम, वो बिल्कुल करते हैं। कर लेते हैं अभी भी, बट अब उतना आसान थोड़ा ना आपके लिए जैसे पहले था। नहीं, सब आसान है। आप सहज बने रहना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप जब पद पे नहीं रहोगे तब भी ऐसा ही जीवन रहेगा। सहज तो आप हैं बहुत, वो तो पूरा इंदौर इस बात को जानता है कि आपसे मिलना, बात करना, हमारे लिए भी हमने देखा कि सहज तो है। अब इंदौर के जो महापौर हैं, मतलब आप जो हैं, उनके बारे में एक और चीज़ है, सहज भी हैं और बहुत फिट भी हैं। मतलब जनरली जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका नेचर, बिहेवियर दोनों बहुत अलग होता है, बट आप बहुत ही बैलेंस करके चलते हैं। इसका क्या राज है? बिकॉज महापौर तो है ही, इतना बड़ा पद है आपके पास, बट उस पद के आने के बाद आप में कोई एरोगेंसी नहीं आई, बदलाव नहीं आया है। कि मैं पहले एडिशनल एजी भी रहा हूँ, हाँ, उसके पहले मैं डिप्टी एजी भी रहा, और मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है व्यक्तिगत रूप से कि पद तो आएंगे चले जाएंगे। तो समाज में एक जैसा बने रहने में और आनंद की अनुभूति करने में आपका सहज रहना, लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहना कि मैं इनसे कोई भी बात कर सकता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी को ये ना लगे कि अभी मेयर बन गए इसलिए मैं इनसे बात नहीं कर सकता। तो अगर वो गैप क्रिएट हो गई तो फिर चीज़ें आपके हाथ से फिसलने लगती हैं। दूसरा, सहज बने रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जीवन का असली जो आनंद है वो आप हमेशा लेते रहते हो। मैं आज भी अपने दोस्तों के साथ वैसे ही टू व्हीलर पे, बाइक पे, साइकिल पे, और मैं, मेरी धर्मपत्नी पहले की तरह अभी भी खुद बाज़ार जाते हैं, सामान खरीदते हैं, गोलगप्पे भी खाते हैं। और फिट रहने का तो ऐसा है कि नियमित योग करते हैं और बाकी दिन भर इतना काम करते हैं। इवन हमने आपके बेटे हैं उनको भी देखा, तो जब हम अभी बाहर वेट कर रहे थे, तो इसके पहले भी जब हम आए थे तो वो बाहर साइकिल से घूम रहे थे, और वो भी, उनसे भी मिलके ऐसे लगा कि उन्होंने इस चीज़ का कुछ है नहीं कि मेरे फादर मेयर हैं, महापौर हैं, तो वो संस्कार आई थिंक बच्चे में भी आपके हैं। ये इसका कारण तो थोड़ा परिवार के संस्कार हैं जो माता पिता ने दिए, हम भी उसको वही देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे हमारे संगठन के भी संस्कार हैं, जो हमारा स्कूल है। स्कूल से मेरा तात्पर्य है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, भारतीय जनता पार्टी है, तो उसके भी ये संस्कार हैं। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की बात की, आरएसएस की, तो उस पर अभी पिछले दिनों हमने एक पॉडकास्ट भी किया था और हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। तो जो प्रकल्प चल रहे हैं, वाकई में जो वो काम कर रहे हैं निस्वार्थ, बिना कैमरे, बिना न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बने, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने जब वो करीब से जाके देखा तो सच में लगा कि ये कितना बड़ा काम हो रहा है। बट फिर भी कुछ लोग हैं जो लगातार आरएसएस का विरोध करते हैं, तो उनको पता नहीं है आरएसएस के बारे में, या कुछ एजेंडा है? आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत सारी देश विरोधी ताकतें हैं देश में, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद से अभी तक सक्रिय हैं, और उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के भी हिस्से हैं। वो जो तमाम ताकतें हैं वो हमेशा चाहती हैं कि देश से प्रेम करने वाले लोग देश में तैयार नहीं हों, देश को सही अर्थों में समझने वाले लोग देश में तैयार नहीं हों, क्योंकि संघ का तो एक ही काम है, देश प्रेम करने वाले, देशभक्ति करने वाले, सनातन संस्कृति को समझकर देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों का निर्माण करना। तो जिन लोगों को इन सब कामों से तकलीफ है वो अपना एजेंडा जो है वो हमेशा ये बनाए रखते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं, गरीब और शोषित की बात नहीं करते हैं,
तो ये बात करने वाली सबसे बड़ी विचारधारा तो एक कम्युनिस्ट विचारधारा है ही, लेकिन वो तो खैर पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए हैं, दुनिया में कहीं कम्युनिज्म बचा नहीं है। और ऐसी तमाम जो भी ताकतें हैं वो वैसी बातें करते हैं जो आप कह रहे हो। और आपके मेयर बनने से पहले और मेयर बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों? क्योंकि ये बहुत बड़ा शिफ्ट था, बहुत सारी चीज़ें थी, ये बहुत आसान नहीं है। जितनी आसानी से आप अभी बात कर रहे हैं वो हमें सुनने में भी वो लग रहा है, बिकॉज हम लोग अभी वेट कर रहे थे और हमको अभी भी लग रहा था कि आप आए हैं तो आप थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, बट आप आके डायरेक्ट बैठ गए यहाँ पे 12 बजे की चलो शुरू करते हैं। तो ये इतना ईजी नहीं है, आप कुछ भी बोलें कि हाँ सब मैनेज हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में जब आया तो क्या लग रहा है अभी आपको? मतलब वो लाइफ और इस लाइफ में आप पूरी तरह से अब मेयर बन गए कि हम नहीं, अब 3 साल बाद तो चीज़ें बहुत समझ में आने लग गई हैं। शुरुआत में ज़रूर ये एक चैलेंज रहता था कि ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और सब मुझे ही करना है। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने से ये समझ में आया कि कुछ काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, कुछ दूसरों से करवाने हैं और कुछ लोगों को कराने की ट्रेनिंग करानी है। तो हर नई क्लास में आप कुछ नया सीखते हो। वैसे तो मैं अपने छात्र जीवन से राजनीतिक और सामाजिक जीवन से जुड़ा था, बीजेपी की यूथ विंग में भी मैंने काम किया, पार्टी का भी काम वकालत के साथ साथ हम अलग अलग इलेक्शन में करते रहे। लेकिन डायरेक्ट इलेक्ट होकर सीधे जनता की सेवा में आने पर मुझे बहुत बारीक चीज़ें समझ में आई। जैसे उदाहरण के लिए जनप्रतिनिधि या पब्लिक सर्वेंट जब आप बन जाते हो तो उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं। लोगों के बहुत छोटे छोटे और महत्वपूर्ण काम होते हैं जो कई बार आसानी से भी नहीं हो पाते हैं, और कई ऐसे काम होते हैं जो जनप्रतिनिधि के लिए करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग अगर आपके पास आए हैं तो आपको उसके लिए कोई ना कोई प्रयास तो करना ही चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। सही है। और लोग जनप्रतिनिधि के पास तभी जाते हैं जब कोई काम नहीं हो रहा है। तो जो नहीं हो रहा है काम या नहीं हो सकता है उसमें हल निकालना ये जनप्रतिनिधि का काम है। ये मैंने इन 3 सालों में सीखा। दूसरा, एक वकील के नाते मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम कोई भी सही काम करवा सकते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि बन के समझ में आया, जिनके बारे में मानता था कि इनके पास तो सब पावर है, तो यथार्थ कुछ एग्जांपल दे सकते, कौन से सही काम भी नहीं करा सकते? नहीं, कई सारे होते हैं। मतलब समय पे लोगों को उनकी सुविधाएं मिल जाएं और नियमानुसार काम करने में भी कई बार बहुत समय लग जाता है। तो ये जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, लोगों तक सुविधाएं अपने समय पर पहुंच जाएं, उसमें क्या चैलेंज है, या देश की राजनीति में सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, सिटी गवर्नमेंट की वर्किंग में जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच की बारीक रेखा है, उसके बीच का जो समन्वय है वो जो ठीक से बना लेगा वो काम कर पाता है। ये आपने सही बोला कि हो सकता है पहले जैसे हमारी सोच कि ये ऐसे क्यों नहीं करवा देते, तो 2 मिनट का काम है, हो जाना चाहिए, बट वो इसका एक प्रोसेस बना हुआ है। वो कोई भी वहाँ पे आ जाए उस चेयर पे बैठे, वो कुछ चीज़ें फॉलो ही करनी पड़ती हैं। देखिए, कुछ तो मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति भी रहती है कि वो जो व्यक्ति जिस कुर्सी पे बैठा है वो अपनी दृष्टि से सोचता है। तो उसकी दृष्टि में अगर कोई ए काम अच्छा है तो ए काम हो जाते हैं, बी काम उसकी दृष्टि में अच्छे नहीं है पर बी काम किसी और की दृष्टि में अच्छे होते हैं। तो जो बी काम करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि काम नहीं हो रहे। तो ये एक एजेंडा मुझे लगता है कि सेट करने की ज़रूरत है कि लेजिस्लेचर या लेजिस्लेट करने वाले लोग हैं उनके किए हुए काम दिखें। तो आप जब मेयर बने तो इंदौर तो नंबर 1 है और ज़रूर नंबर 1 रहेगा भी। तो ये एक प्रेशर है आपके ऊपर कि मुझे इसको मेंटेन रखना है, बिकॉज
ये बहुत बड़ी बात है। हर साल जैसे होता है ना, एक क्रिकेट में हर बार शतक मारनी है, और लोगों के एक्सपेक्टेशन भी है कि इनसे तो शतक, इंदौर मतलब नंबर 1 ही रहेगा। पिछले बार सूरत मुझे लगता है मुझे योग से ही ये काम मिला है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में प्रेशर में ही सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। साल भर पढ़ाई करो, लेकिन एग्ज़ाम के समय के प्रेशर में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। वकील के नाते भी जब मैं डबल एजी था जी। तो रात को 20-25 फाइलें आती थी 11 बजे, और सुबह उनको बहस करनी पड़ती थी। तो प्रेशर में अच्छा परफॉर्मेंस है। और देखिए, इंदौर जन भागीदारी का शहर है जी। इंदौर ने पूरी दुनिया में अपने पब्लिक पार्टिसिपेशन के मॉडल को प्रूव करके बताया है। और ये वैसा ही है कि आपका चोटी पे पहुंचना तो आसान है, बने रहना चोटी पे बने रहना मुश्किल है। तो चोटी पे हम पहुंचे एक सिस्टम को फॉलो करके। उस सिस्टम को जिन लोगों ने क्रिएट किया वो भी काबिले तारीफ़ है, और अब इस सिस्टम को हम लोग या हमारी टीम जो चला रही है वो भी काबिले तारीफ़ है। लेकिन सफाई का काम ही प्रेशर का है, और उस प्रेशर को हर वक्त हमको फील करना चाहिए, और उस प्रेशर में लगातार परफॉर्म करना चाहिए। और इंदौर की जनता ने अब वो प्रेशर अपने ऊपर ले लिया है। अब लोगों के लिए ये प्रेशर की बात है कि वो किसी और शहर में जाएं। क्योंकि अभी जब जाते हैं तो लोग कहते हैं आप इंदौर से आए हैं, बहुत खुश होते हैं। अब मान लीजिए गलती से हमारा सफाई का तमगा कम हो जाता है, तो ये इंदौर की जनता के ऊपर प्रेशर रहेगा कि हम क्या जवाब देंगे। अब चूंकि मैं अभी प्रथम नागरिक हूँ, प्रथम सेवक हूँ, तो वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसलिए हमने इंदौर में सफाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम किया। देश भर में अभी भी 6 हिस्सों में सेग्रीगेशन कचरे का नहीं होता है, वो भी सोर्स पे। गीला कचरा, सूखा कचरा, उसमें प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक, सैनिटरी वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हैजार्डियस वेस्ट। तो ये सोर्स पे सेग्रीगेट होता है, ट्रांसफ़र होता है और प्रोसेस भी होता है। वैसे ही इसको मेंटेन करते हुए 3R हमने 22 जोनों में 22 3R के सेंटर बनाए, ताकि लोगों के घर से कचरा ही कम प्रोड्यूस हो। जो भी घर में ऐसा सामान है जिसको रिसाइकल करके नया बनाया जा सकता है, वो आप हमारे जोन पे जमा कर दो, उसको कचरे की गाड़ी में मत डालो। तो कचरा निकलना कम हो गया, ट्रेंचिंग ग्राउंड पे कचरा जाना कम हो गया। फिर और उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश की, तो शहर का जो हरा कचरा है उसको अब हम प्रोसेस करके उससे बायोफ्यूल बनाने का काम शुरू हमने कर दिया है। अभी हमने घर में जो कपड़े का कचरा निकलता है, कतरन निकलती है फैक्ट्री में, टेलर की दुकान पे, घर में, उससे फिर कपड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। जोमेटो और स्विगी ऑन डिमांड पिज़्ज़ा आपके घर पे डिलीवर करता है जी। 1 आध महीने में ऑन डिमांड घरों से कचरा हम सशुल्क उठाना शुरू कर देंगे। तो आपने अपनी सुविधाओं को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम किया, जनता के मन में अच्छी सुविधाएं देकर कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि नगर निगम भी अच्छा काम कर सकती है। सामान्यतः नगर निगमों के प्रति लोगों के मन में भाव ये रहता है कि नहीं होता है, काम होगा नहीं। ऐसे ही। लेकिन इंदौर ने उस मिथक को तोड़ के बताया। आज लोग इंदौर में विश्वास करते हैं, और विश्वास इतना करते हैं कि उसके लिए फिनेंस करने को तैयार है। और ये हमने प्रूव करके बताया है। मैं मेयर बना तो हमारे पास पैसे की बहुत कमी थी, करीब 900 करोड़ रुपए कर्जा था जब मैं मेयर बना, और रोज़ 20-25 ठेकेदार घर आ जाते थे। तो मुझे लगता था मैंने इस जन्म में तो किसी से उधार लिया नहीं, पिछले जन्म की उधारी होगी जो अब चुकानी पड़ रही है मेयर बन के। लेकिन 3 साल में हमने वो अपना कर्जा भी करीब 600 करोड़ रुपए कर्जा उतारा। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जलूद से जो नर्मदा जी का पानी इंदौर आता है, करीब 70 किलोमीटर दूर से आता है, तो केवल उसका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है 300 CR पर ईयर। ओके। तो हमारा एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है 500-600 करोड़। 400 करोड़ हमारे बिजली में चले जाते हैं, तो 1000 करोड़ की इनकम है, 1000 करोड़ खर्चा हो जाता है। तो हमने उस खर्चे को कम करने के लिए जलूद में 60 मेगावाट का सोलर पार्क लगाने का डिसाइड किया, लेकिन वो लगाने के लिए भी 300 करोड़ चाहिए थे।
तो हम लोन ले सकते थे, कहीं से उसका ग्रांट ले सकते थे, लेकिन हमने देश की पहली नगर निगम बनाया इंदौर को जिसने पब्लिक इशू किया, बिल्कुल। और उस पब्लिक इशू में केवल इंदौर के लोगों ने नहीं, देश के 28 राज्यों के लोगों ने इन्वेस्ट किया। वो हमारा सोलर पार्क जिसको हमने ग्रीन बॉन्ड से बनाया, वो बन के तैयार है। अगस्त एंड में उसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो इंदौर में जो आपका प्रश्न है, अब इंदौर ने खुद उस प्रेशर को अपना प्रेशर मान लिया है, अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया है। अब कचरा दिखना ये हर इंदौरी ऑफेंस मानता है, सही है, खुद भी मानता है और दूसरों को वो ऑफेंस करने से रोकता है। तो जब आप मेयर बने तो सब कुछ हरा भरा नहीं था, मतलब 900 करोड़ का तो कर्जा ही था। हाँ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 900 करोड़ था, और अभी कैसा हालात? नहीं, अगर आप सही दृष्टि से देखेंगे और खुले मन से बात करें जी, तो 2016-17 में शहर ने सफाई का अपना अभियान शुरू किया था। बिल्कुल ठीक है। तो नया अमला और नया सिस्टम भी उस समय क्रिएट हुआ। जी, उस समय हमने गाड़ी खरीदी थी। मैं जब मेयर बना 22 में, जी, तब तक वो सब गाड़ियां भी अपने अंतिम सांस ले पुराने, रही थी। बिल्कुल सही है। 2022-23 में मेरे मेयर रहते रहते और मेयर बनने के 5-6 महीने पहले मिलाकर करीब 1,500-2 हज़ार एम्प्लॉय हमारे रिटायर हो गए। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी कई सारे ऐसे काम थे जिनको बहुत रिवाइव करने की ज़रूरत थी। तो चैलेंजेस तो हैं, थे भी, लेकिन धीरे धीरे हमने उनको ओवरकम किया। शुरू का 1 साल तो बड़ा चैलेंजिंग रहा, लेकिन हमने अपने रेवेन्यू सिस्टम को रोबस्ट किया। जितने लूप होल्स थे, जितने लीकेजेस थे, वो सब बंद किए। जैसे एग्जांपल के लिए शहर में हमने सारी स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी में कन्वर्ट किया। हाँ, ये तो दिखता करीब है। 1,25,000 एलईडी लाइट्स लगाने का हमने काम शुरू किया। 8 महीने में वो पूरा हुआ। 24,000 लाइटें शहर में ऐसी थी जो 24 घंटे जलती थी, उसमें से भी हमने 16 को स्ट्रीमलाइन कर दिया है। तो 16,000 लाइटें समय पे चालू होती हैं, बंद होती हैं। उधर हमने एलईडी में लाइटों को कन्वर्ट किया। बाकी कई सारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो था उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाया। तो अभी करीब हम 22 करोड़ रुपए साल का बचा रहे हैं आपके मेयर बनने के बाद से। मतलब आप एक सीईओ की तरह काम कर रहे हैं, वो चीज़ अभी निकाल रहे हैं कि एक मुझे सिर्फ ऐसे नहीं काम करना है, मुझे जड़ तक जाना है, सिस्टम को सही करना है। मतलब कर्जा लेके काम नहीं करना है, यहीं से निकालना भी है और फिर सही करना है। नहीं, वो जो ज़रूरी था कि कर्जा लेना है वो लिया भी। मैं मेयर बना तब अमृत का एक प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया था कि आप 1100 करोड़ में, उस 1100 करोड़ में मध्य प्रदेश का शेयर 50% है, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 30% है और 20% हमको मिलाना था। तो उसमें करीब 40 नई पानी की टंकी, पानी की लाइनें, कुछ ड्रेनेज लाइनें, ये सब प्लान हुआ था। हमने उस प्लान को पूरा चेंज किया और उसको पूरा डबल कर दिया, 2200 करोड़ कर दिया। तो 11 करोड़ तो प्लस वो हो गए, 20% हमारा शेयर था। मतलब उस 11 करोड़ में भी 250 करोड़ और हमको मिलाने थे। तो करीब 1300 करोड़ हमको एडिशनल चाहिए थे। लेकिन हमने उसमें बेसिक प्लानिंग ये की कि टंकियां बन जाएगी, पानी आ जाएगा, ड्रेनेज की लाइन डल जाएगी, लेकिन पानी कहाँ से आएगा इन टंकियों में भरने के लिए? अभी तो 40 करीब 450 mld पानी हमारे पास अलग अलग सोर्सेज से है, वो भी 50 mld कम है। तो इतनी नई टंकियां बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व होगी पानी का ऑग्यूमेंटेशन डबल करने से, सही है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाने से। तो जलूद से अभी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 से पानी आता है। तो हमने इसको एकदम डबल कर दिया, 900 mld पानी का ऑग्यूमेंटेशन का प्लान बनाया। उतनी नई लाइन डाली जलूद से लेके इंदौर तक की। तो अब 900 mld पानी अगर इंदौर आएगा तब जाके ये जो टंकियां हम नई बनाएंगे उसमें पानी भी मिलेगा, प्रेशर भी मिलेगा और 2040-45 तक का आवश्यकता की भी पूर्ति वो करेगा। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ इस पूरे अमृत के प्लान को हमने रिवाइव किया। तो इसकी आधारशिला रहेगी कि अब 2040-45 तक पानी के लिए हमको चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
तो उस प्लान को रिवाइव किया, उसमें 1100 करोड़ रुपए का लोन हम ले रहे हैं। तो पानी भी आ जाएगा और ड्रेनेज की लाइन तो डल जाएगी, लेकिन वो ड्रेनेज जाएगा कहाँ? तो फिर उसकी भी हमने प्लानिंग की और करीब अभी इंदौर में 1000 करोड़ से ज़्यादा की लागत के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू कर दिए। चालू 1.5-2 साल में बनना शुरू हो जाएंगे, मतलब काम शुरू हो जाएगा उनका, अभी बनना शुरू हुए हैं। तो ये शहर का पूरा 29 गांव का और वैसे सारे वार्ड जिसमें ड्रेनेज का ट्रीटमेंट नहीं होता है, सीवरेज का ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो होगा। और उसका रीयूज का पानी जो है, ट्रीटेड वाटर है, वो बगीचों में, खेत में, बाकी सब यूज़ करेंगे। ये कब तक हो जाएगा भाईजान? जो एडिशनल हम बना रहे हैं करीब 350 mld के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये मुझे लगता है 1 साल में पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी हमारे इंदौर का कॉम्पिटिटर कौन सा शहर है? सूरत? देखिए, टू बी वेरी फेयर ऑन माई पार्ट, सफाई में तो जिस पैरामीटर और जिस माइंडसेट से हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा सूरत से कंपैरिजन होता है जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि सूरत और हमारी कंपटीशन ठीक भी नहीं है और कंपैरिजन भी ठीक नहीं है। सूरत शहर की जनसंख्या करीब 90 लाख है, हमारी जनसंख्या 35 लाख है, और हम 100% सेग्रीगेशन एट सोर्स करते हैं। वहाँ अभी भी सेग्रीगेशन को लेकर चैलेंज है। हमारे यहाँ अपना वेस्ट का लेगेसी वेस्ट 100% ज़ीरो है, वहाँ अभी भी लेगेसी वेस्ट बाकी है। लेकिन वो शहर बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, उसके अपने चैलेंजेस हैं। तो सफाई के मामले में तो आई थिंक कि कंपैरिजन नहीं होना करने की स्थिति नहीं है अभी देश में इंदौर की किसी से। लेकिन बाकी और शहर हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। आप ये भी देखते होंगे कहाँ क्या चल रहा है, बहुत सारे शहर, कौन सी चीजें क्या हो रही है। बेंगलोर का ट्रांसपोर्टेशन से हमको बहुत सीखना चाहिए। बॉम्बे में ट्रांसपोर्टेशन भी है, सीवरेज भी है, और फायर फाइटिंग बॉम्बे का बहुत अच्छा है। पिंपरी चिंचवड़ में भी सीवरेज का जो उन्होंने एसटीपी वगैरह बनाया है वो बहुत अच्छा है। सूरत में उनका जो ICCC है। तो बहुत सारे शहर हैं जिनसे इंदौर अभी भी सीख सकता है और सीख भी रहा है। तो बहुत सारे लोग आते भी हैं आपके पास, अलग अलग शहर के लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए। मुझे लगता है अभी करीब 1300 से ज़्यादा अलग अलग छोटे बड़े डेलीगेशन इंदौर के सफाई के मॉडल को देख के जा चुके हैं। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, तो हम अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताते कि मैं ये पढ़ रहा हूँ इसलिए इतने नंबर आ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कभी कि अपना तो सारा सीक्रेट आप सबको शेयर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और मैं तो ये शुरू से ये सिद्धांत मानता हूँ कि, और भारतीय ज्ञान परंपरा भी यही है कि आपके पास अगर ज्ञान है तो उसको बांटो, वो बांटने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए मैं तो देश भर में और दुनिया में सबको कहता हूँ कि इंदौर के सक्सेस का मॉडल, इसकी ग्लोबल इमेज जिस कारण से बनी है, वेस्ट मैनेजमेंट से, सफाई से, उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, उसको पूरा कॉपी करने का राइट है। अब इंदौर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ट्रैफिक। आज भी बारिश हुआ, और जब आज बारिश हुआ तो हो ये रहा है कि ऑफिस से सब लोग छूटते हैं 7:30-8 बजे, और घर जाने में, जैसे आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज ट्रैफिक जैम था, 1.5-2 घंटे लगे। तो आई थिंक ये आप जैसे हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं और उसकी अंदर तक जाके सही कर रहे हैं। ये ट्रैफिक को लेके अगर आप किसी से भी इंदौर में बात करेंगे तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता जा रहा है कि इंदौर जब हर चीज़ में आगे है तो ट्रैफिक को लेके कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, ट्रैफिक को लेके कुछ भी नहीं बदला है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप 1.5 घंटा लेट पहुँचे घर से जी, तो ट्रैफिक जैम क्यों हुआ? कोई तो रीज़न रहा होगा। इनडिसिप्लिन, सभी एक साथ। सड़कें तो चौड़ी हैं, सड़कें तो अभी शहर की पर्याप्त हैं, नंबर ऑफ व्हीकल ज़रूर ज़्यादा हैं जी। तो देखिए, ट्रैफिक को डील करने के 3 तरीके हैं। एक, बढ़ते हुए शहर में आप इंफ्रास्ट्रक्चर दें जी, भविष्य के शहर के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। दूसरा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, और तीसरा है ट्रैफिक के प्रति, रूल्स के प्रति अवेयरनेस और उसका कंप्लायंस। ये बात ज़रूर है कि 3-4 साल पहले तक हमारी प्लानिंग नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, पर अभी इंदौर शहर में एक साथ 22 छोटे बड़े
ब्रिजेस ब्रिज बन रहे हैं, आप किसी भी बड़ी सड़क पे जाएंगे तो आपको ब्रिज बनता हुआ दिखेगा। दिखेगा। तो 21 मास्टर प्लान की सड़कें इंदौर के इतिहास में एक साथ सैंक्शन हुई डिपॉजिट वर्क में, और अब वो बन भी रही हैं और समय से बन भी जाएंगी। दूसरा जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का काम है वो हमारी जिम्मेदारी है, मतलब ट्रैफिक पुलिस की मेजर जिम्मेदारी है। नगर निगम का काम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे शहर के अच्छे लोग मिलके काम करते हैं कि भाई कौन सा सिग्नल कितनी देर रहे, कितनी देर जल्दी बंद हो जाए तो ट्रैफिक निकल जाए। हमने इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी शहर में लगाया कि मोबाइल और कैमरा ऑपरेटेड सिग्नल्स थोड़े दिन में शुरू हो जाएंगे। इंजीनियरिंग की दृष्टि से कहाँ लेफ्ट हैंड चौड़े करने हैं, कहाँ के खंभे हटाने हैं, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। उसके कई सारे उदाहरण आपको शहर में दिखेंगे। एक एग्जांपल उसका इंडस्ट्री हाउस है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रैफिक रूल्स और अवेयरनेस, और एक जो समस्या हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं निकल जाऊं। ग्रीन लाइट होते ही हर आदमी सोचता है कि मैं पहले निकल जाऊं। कई बार तो ग्रीन लाइट भी फॉलो नहीं करते। वही मैं कह रहा हूँ। दूसरा, नंबर ऑफ व्हीकल शहर की जनसंख्या से भी ज़्यादा है अभी। बिल्कुल सही है। हमारे पास एक गाड़ी खड़ी करने की घर में जगह नहीं है, लेकिन चार गाड़ियाँ। चार गाड़ियाँ। तो पीक आवर्स में दबाव तो आपको दिखेगा रहेगा, और वो सिर्फ एक ही तरीके से ठीक हो सकता है कि आप ट्रैफिक के नियमों का ईमानदारी से पालन करें। आपकी लेन में आपका जब नंबर आए आप तब अगर जाएंगे, तो अगर आप जो 1.5 घंटे में घर पहुंचे वो आधे घंटे में पहुंच जाते। तो इस पे कुछ और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो लोग रूल नहीं मान रहे हैं। उसमें 2-3 चैलेंज हैं जी। एक, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट को लेकर जितना ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस का जो बल हमको चाहिए उसकी कमी है। ट्रैफिक एनफोर्स कराने के लिए जो सिस्टम है उसको बहुत रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है कि अगर किसी ने 3 बार ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, चालान जो बन रहे हैं उनकी वसूली ठीक से हो जाए। तो इस पे ज़रूर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिना इन्फोर्समेंट के और बिना डर के होने वाला काम नहीं होगा। ये सही है। ये इन्फोर्समेंट का काम है, ये हम सबको मिलके करवाना पड़ेगा। एक और अच्छी चीज़ है जो आपने की है, वो है BRTS हटवा रहे हैं आप। बट वो पढ़ा था हमने, आई थिंक 4-5 महीने की बात हो गई। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कब हट जाए तो वो सबके बिल्कुल लिए अच्छा सवाल आपने किया। मैं बताता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि की चैलेंज क्या होती है, काम जब आप करने जाते हो क्या चुनौती आती है। आप जो पूछ रहे थे ना कि कोई एक आध एग्जाम्पल आप बताओ। कोर्ट का ऑर्डर आया, मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई, मैंने पहले ही दिन कहा भाई चलो तोड़ना चालू करो। हमने GPO पे तोड़ा भी। बिल्कुल। अगले ही दिन हम पे आरोप लग गए कि ये रेलिंग निकाल के हमने बेच दी। तो वो तो एक चौराहे की रेलिंग थी, अगर पूरी हम ऐसी तोड़ देते तो उसका कौन हिसाब किताब रखता। तो हमने रेवेन्यू जनरेट हो, जो वो टूटेगा उससे पैसे मिलेंगे। तो हमने उसका प्रॉपर टेंडर किया कि भाई ये रेलिंग है और ये BRTS तोड़ने के जो भी हमको इतने, मतलब वो तोड़ ले, इससे जो रेवेन्यू मिलेगा वो ले जाए, तो तोड़ने की फीस उसमें उसकी निकल जाएगी। ठीक है। और यही तरीका भी है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है काम कराने का। तो अब उसमें 2 बार टेंडर किया, कोई आया नहीं। तब तीसरी बार में थोड़ा उसकी कंडीशंस को रिलैक्स करके फिर निकाला है, तो हमको लगता है कोई आ जाएगा। तो ये सरकारी काम और सिस्टम के काम तो नियम से होते हैं, उस कारण से ज़रूर आगे पीछे होते हैं। वो हमको ज़रूर लगता है कि ये टूट नहीं रहा है। हाँ, मतलब लोगों तो अगर को आप ऐसे वैसे ही तोड़ दोगे तो आप पे लोकायुक्त लगेगी कि इतनी जालियाँ कहाँ चली गई, इसका हिसाब किताब किसने रखा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और चीज़ है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि बोला जाता है अगर हमारी सरकार है, मतलब स्टेट में भी है और सेंट्रल में भी है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है एक तरह से, क्योंकि सब कुछ आपका है, और एक तरह से चैलेंज भी है, क्योंकि लोग, जैसे अभी जो मैं कुछ भी आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात ज़्यादातर लोगों के दिल में, कई बार बोले ना बोले, और जैसा आपने बताया तो उनको पता भी नहीं है। वो ज़्यादातर चीज़ों में उनको लगता है ये मेयर का ही है, मेयर ने नहीं करा है, ऐसे कई बार फीलिंग होती है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप
आपका जो है ज़्यादा मार्केटिंग आप नहीं करते हैं आपके कामों की, ज़्यादा पता नहीं होता है लोगों को, तो ये आपके लिए पहला तो सवाल यही था कि ये आपके लिए चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि चैलेंज इसलिए कि लोग ये कह रहे हैं सब कुछ तो आपका है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, बट वो इतना आसान है नहीं, उसकी भी एक प्रोसेस होती है। और अपॉर्चुनिटी है कि सब कुछ तो हमारा है, तो हम सब कुछ करके दिखा देते हैं। नहीं नहीं, सब कुछ आपका है, लेकिन जो सिस्टम चलाने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट में जो फंडिंग चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो एक काम है ना भाई। बजट बनता है, तो जिस बजट में जिस काम के लिए आपको जितना फंड मिलेगा उतना ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे। आज से 10-15 साल पहले हमारा चैलेंज तो रोटी कपड़ा मकान का था। सही है। कि ये 3 चीजें ही लोगों तक हम अगर सही पहुंचा दें तो आपकी सरकार को अच्छा माना जाता था। बिल्कुल सही है। फिर रोटी कपड़ा मकान से बाहर आए तो सड़क की चिंता हुई, अच्छी सड़कें बन जाए। जैसे जैसे प्रायोरिटीज सेट होती जा रही हैं, एक एक फील्ड हम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है। अभी टेम्पो वाला शहर था, भाजपा की 25 साल की नगर निगम में, अब हम मेट्रो पे आ गए। बहुत बड़ा अचीवमेंट। लोग बोलते हैं पहले तो गड्ढे थे, अब गड्ढे नहीं मिलते। मध्य प्रदेश सरकार के अपने चैलेंजेस हैं, वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। उनके लिए शहर के कई सारे इशू बहुत प्रायोरिटी के हैं, उस पर फोकस करके काम करते हैं। सरकार का होना हमारे लिए फ़ायदेमंद इसलिए है कि हमारे आइडिया, हमारी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में स्पीड मिलती है। तो आपके लिए आसान है कि आप जैसे गए, और आम लोगों के मन में एक ऐसा हो सकता है कि आप गए और कि मेरे शहर में, तो आप तो अपने शहर के लिए फाइट करते ही होंगे और वो दिख भी रहा है। इस मामले में मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत अभिनंदन करता हूं कि पंचवर्षीय योजना से इस देश को बाहर निकालकर नीति आयोग उन्होंने बनाया और फिनेंस कमीशन के काम को भी उन्होंने इतना स्ट्रीमलाइन किया कि अब आपको अपनी योजनाओं को जाके मांगना और उसकी प्रोसेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीति आयोग ये नीति बना के तय कर देता है कि भाई मध्य प्रदेश में ये काम होने हैं, उसके लिए इतना फंड रहेगा। कोई और एडिशनल हम काम करें, कोई प्रोजेक्ट भेजें, तो नीति आयोग उसको अप्रूव करता है कि हाँ भाई इसकी ज़रूरत है, तो फिर उसमें उस फाइल के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। भाई इंदौर में जैसे अमृत है, तो ये नीति आयोग से ही तय हुआ है कि अमृत की योजनाएं देश भर में चलेंगी और इंदौर को ड्रेनेज पानी के लिए हमको 1100 करोड़ देने। हमने उसको रिवाइज करके भेजा तो वो भी उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो आजकल फंडिंग की प्रॉब्लम और प्लानिंग, ये दोनों बड़े चैलेंज नहीं है। और मैं आपको दूसरी बात भी बताऊं कि ये केवल ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में इसलिए केंद्र की सरकार हमारी मदद कर रही है। ये सारी योजनाएं एज इट इज पश्चिम बंगाल में भी लागू हो रही हैं, एज इट इज पंजाब में भी लागू हो रही हैं। मैं अभी अमृतसर गया था 4 दिन पहले, तो वहाँ के मेयर से भी मिला, नगर निगम की बिल्डिंग में भी मैं घूम के आया। तो ये सारी योजनाएं पंजाब की अलग अलग नगर निगमों में भी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो ना उनको ना हमको बेसिक काम के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो नवाचार कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, उसके लिए ज़रूर आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। जैसे हम अपनी नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी फंडिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमको अपना स्टेडियम नया बनाना है, तो उसकी प्लानिंग, उसके पीपीपी मोड पे काम। अपना इंदौर जो है लगातार एक एजुकेशन हब बन गया, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी एजुकेशन हब बन गया, बट उसके साथ साथ कुछ चैलेंज भी आते जा रहे हैं कि इतने सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, हर कॉलोनी में जो है हॉस्टल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, उनके भी अपने चैलेंज होते हैं। इसको लेके आपकी कोई प्लानिंग है कि आगे चल के हम कुछ एक एरिया डिसाइड करेंगे कोचिंग्स के लिए या कैसे करेंगे? बिकॉज एजुकेशन हब तो अच्छी बात है, बट सिस्टमेटिक होगा क्या ये? अब देखिए, पहले यूनिवर्सिटी जहाँ थी, स्टूडेंट उसके पास में ही आके रहेंगे और जितने एजुकेशन के एवेन्यूज़ हैं, हर आदमी चाहता है कि मैं उसके पास रहूं। नौकरी करने वाला भी चाहता है कि मेरे ऑफिस के मैं पास रहूं। तो एजुकेशन सेक्टर तो हमारे लिए बहुत बड़ा बून है और उसको हम कैसे इनकैश कर सकते हैं वो हमको उस पर विचार करना चाहिए। हाँ, लेकिन हॉस्टल रेसिडेंशियल एरिया में बनते हैं जी, उससे रहवासियों को ज़रूर परेशानी होती है। तो फिर हमने एक अपना फार्मूला अभी बनाया है कि रेसिडेंशियल एरिया में हॉस्टल्स की परमिशन हमने बंद की है। कमर्शियल प्लॉट पे लेके अनुमति लेके आप बनाइए तो हम उनको परमिशन देते हैं। और जो रैंक होती है नंबर 1 बनने की, जो हम हैं और रहेंगे,
उसमें कुछ पैरामीटर फिक्स है, कौन कौन से हमें देखना होता है जिसको हम लोग और देखिए अभी तो देश में ये स्थिति है कि जो पैरामीटर इंदौर तय करता है वो स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन में आते हैं कि बाकी शहरों को ये करना चाहिए, ये हम पैरामीटर बना रहे हैं। तो उसकी एक बड़ी एसओपी है, उसके पूरी एक पॉइंटर्स आते हैं, पॉइंट आते हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है। और अब हम क्लीन से ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, उस पर भी आपने काफ़ी काम किया है कि इंदौर ग्रीन रहे, स्वच्छ हवा मिले। इवन आपने सोलर पे बहुत बड़ा काम किया, बहुत सारे हमने देखे कि आपने सेमिनार किए, लोगों को एजुकेट किया कि भाई लाइट बंद करना है, सोलर का कैसे यूज़ करना है। तो क्या क्लीन से ग्रीन की तरफ आप शहर को लेके जा रहे हैं? 100%। जहाँ ग्रीन से तात्पर्य पेड़ लगाने का है, तो हमने करीब पिछले 3 साल में 20-22 लाख पौधे लगाए जो पेड़ बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया इंदौर का, एक साथ एक दिन में 12,40,000 पौधे। और ग्रीन से ये भी मतलब है कि हर घर की छत पे सोलर रूफटॉप बना के शहर के 900 मेगावाट के कंजम्पशन में से अभी हम 100 मेगावाट खुद पैदा कर रहे हैं। तो क्लीन, ग्रीन, सोलर तीनों और डिजिटल सिटी भी बना रहे हैं हम। अच्छा, ये कैसे कर रहे हैं? डिजिटल हमारी डिपेंडेंसी ई नगर पालिका पे थी, मध्य प्रदेश के पोर्टल पे, उससे हमने बाहर आने की परमिशन ली। इंदौर अपना खुद का पोर्टल भी बना रहा है अब डिजिटल। पूरा तो नगर निगम उसी प्लेटफॉर्म पर चलेगी। 1 करोड़ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो पूरी नगर निगम के पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, बर्थ के, डेथ के, उन सब को एआई बेस्ड हम डिजिटली स्कैन कर रहे हैं। ज़मीन के नीचे जो ड्रेनेज की लाइन डलती है उसको जीआईएस मैप कर रहे हैं, पानी की लाइन को जीआईएस मैप कर रहे हैं, जितने चैम्बर्स हैं ड्रेनेज के उनको आईओटी कर रहे हैं कि ये चैम्बर पिछली बार कब साफ़ हुआ, अगली बार कब करना है, उसका डिजिटल रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो क्लीन, ग्रीन, सोलर और डिजिटल इंदौर। तो आपके नेक्स्ट 2 ईयर में इंदौर कैसा रहने वाला है और भविष्य का इंदौर कैसा होगा? जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं 2047। देखिए बहुत शहर साफ है, बहुत लोग यहाँ रहने चाहते हैं जी। तो इंदौर मोस्ट लिवेबल सिटी बने। और 2050 का इंदौर हमारा सपना भी है और हम उसी की प्लानिंग पे काम भी कर रहे हैं। तो 2050 के इंदौर में सारी सुविधाएं हों। 2050 में लगने वाला पानी, ड्रेनेज, सड़क, ब्रिजेस, उन सब की प्लानिंग हमने अभी कर ली है। हर वार्ड का अपना मास्टर प्लान बन रहा है ताकि उसका एग्जीक्यूशन फास्ट हो। हर घर की अपनी डीपी हम बना रहे हैं, इंदौर की डीपी। जैसे हम मोबाइल पे डीपी लगाते हैं ना, वैसे अपने इंदौर की डीपी, डिजिटल पता, अच्छा, उसका काम भी 29 तारीख से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये भी यूनिक चीज़ है एक बहुत। हाँ, बहुत यूनिक काम है ये। 29 से शुरू हो जाएगा। उस आईडी में आपके नगर निगम से जुड़ा हुआ जितना रिकॉर्ड है वो आप देख सकते हो। कई बार ये भी चैलेंज आता है कि जो आपका काम नहीं है नगर निगम का, उसके लिए भी लोग आपको अप्रोच करते हैं कि ये भी करना है। मतलब लोगों को नगर पता निगम का काम ऐसा है जो जन्म लेने से पहले से शुरू होता है और मृत्यु होने के बाद तक चलता रहता है। जन्म के पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहाँ से रिकॉर्ड बनाने के काम से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ होने के बाद डेथ सर्टिफिकेट। नहीं, बट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्षद हैं, मेयर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। तो कई बार ऐसे लगता है लोगों को पता नहीं किसका क्या काम है, वो किसी को भी अप्रोच करते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। लोग अपनी जगह ठीक है, उनकी जो अपेक्षा है, उनका जो काम है वो होने से मतलब रहता है। उसको सांसद करे, विधायक करे, पार्षद करे, उनके जनप्रतिनिधि की ड्यूटी है कि वो करे। ये आपकी सोच बहुत अच्छी है। जनरली तो कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है। अब ये समझ होनी चाहिए कि सांसद का काम है देश की जो बड़ी नीतियां, उसमें इंदौर की दृष्टि से किन किन नीतियों का महत्व है वो उस पर काम करे। विधायक शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करे, पार्षद महापौर ड्रेनेज, पानी, सड़क की चिंता करें और शहर को इनोवेट करने का काम करें। ये आइडियल स्थिति है। अभी आई थिंक आपके टेन्योर के लिए 2 साल अभी बाकी है, तो कुछ आपने ऐसा रखा है कि 2 साल में ये तो कंप्लीट करना ही करना है मुझे। जब आप अगली बार जनता के सामने जाएंगे तो ये 2 चीज़ें और, मतलब जो भी नेक्स्ट 2 ईयर में आप कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे अभी आपने बताया ब्रिज, वाकई में अभी चाहे भंवर का हो, वो 4-5 ऐसे ब्रिज आपने जो अभी तैयार हुए, उससे बहुत बड़ा रिलैक्स मिला है लोगों को उम्मीद है कि और बहुत सारे काम होंगे। मेट्रो भी उसमें से एक है। आपके मन में क्या है कि यार ये सब चीज़ें हैं, अगले 2 साल में जब आपका टेन्योर कंप्लीट होगा तो ये चीज़ें तो मैं कंप्लीट करूँगा?
हाँ, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि 2050 के पानी के लिए नर्मदा जी के चौथे चरण का लाने का काम शुरू हो जाए, हमारे 29 गांव में 100% ड्रेनेज का नेटवर्क हो जाए, सोलर की दृष्टि से करीब 20% बिजली हम खुद पैदा करना शुरू कर दें, डिजिटलाइजेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज हो जाएं और अपना खुद का नगर निगम का पोर्टल जो मतलब सुपर ऐप की तरह काम करे वो हम बना लेंगे, वो पूरा हो जाए। एक मेरे मन में देश की सबसे ऊंची विवेकानंद जी की प्रतिमा लगाने का मन था, तो उसका काम शुरू हो गया है। वो अच्छा, पूरा कहाँ हो पे लग रही जाएगा। है? वो सीरपुर तालाब के पास बगीचे में लग रही है। ये अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष है, जी तो उनकी भी एक बड़ी प्रतिमा इस साल हम लगा के कंप्लीट कर देंगे। जी। नेहरू स्टेडियम मेरे को नया पूरा बनाने का मन है, तो वो एक लक्ष्य जरूर मन में है। एक हमने हुकुमचंद मील की समस्या हल की थी, बहुत बड़ी समस्या थी वो। उसमें करीब 5,000 मजदूरों को उनके हक का पैसा भी मिला, नगर निगम को अपनी ज़मीन मिली। वो ऐसा काम है जिससे नगर निगम को फिर से रेवेन्यू भी मिलेगा, तो वो वहाँ का प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाए। वो एक मेरे मन में है कि 2 साल में वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। तो यही बड़े बड़े काम हैं। कभी और ऐसा होता है कि छुट्टी लेने का मन करता है, ले पाते हैं आप छुट्टी? रोज़ छुट्टी है तो जब मन कहाँ करे छुट्टी, हम तो नहीं देख रहे। छुट्टी मतलब आपका कोई जैसे होता है मंडे टू सैटरडे, आपने भी जैसे बोला बाकी जगह पे होता है मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे संडे तो काम ही नहीं सैटरडे करते। संडे हम डबल काम करते हैं। हाँ, आप तो बाकी डबल लोग छुट्टी पे रहते हैं ना, तो वो उनकी समस्या बताते हैं। पिछली बार बारिश में मैंने देखा था, आपका पिक्स देखा था कि आप कंट्रोल रूम में थे जब पिछली बार, तो आपको ऐसा रहता है अगर आज भी रात भर बारिश होती है, कुछ चैलेंज आता है तो आपको जाना ही जाना है उधर? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। पिछली बार भी जब वहाँ जहाँ पे बस्तियों में पानी भरा था, निचले एरिया में पानी भरा था, वहाँ जाते हैं, खड़े रहते हैं, पानी निकलवाते हैं, लोगों को निकलवाते हैं। मैं नहीं, सारे पार्षद जाते हैं। हमारे सारे पार्षद बहुत एक्टिव हैं। और लास्ट 3 ईयर के आप अपने काम से सेटिस्फाई हैं कि सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, या थोड़ा सा जैसे BRTS का आपने बोला कि आप तो चाहते थे कि जब ऑर्डर आया तो 3 दिन में भैया जल्द से जल्द खत्म कर दो, बट वो आपके चाहने बस से नहीं हो सकता, उसका एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसीजर है ना। तो लास्ट 3 इयर्स में और कुछ ऐसा छूटा है आपसे कि ये थोड़ा सा और रह गया है, कुछ चीजें रह गई आपसे? 3 साल में हमारी चीज़ें प्लान होके सेट हो गई हैं, एग्जीक्यूशन के मोड पे आ गई हैं। लेकिन बहुत सारे काम हैं जो हो सकते हैं, उसमें कई सारे चैलेंजेस हैं जो धीरे धीरे ही ठीक होते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नए लोगों को जिनके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है, 1 लाख या कितना उन्होंने एक नंबर दिया कि वो आना चाहिए। बहुत बड़ी सोच है और अच्छी सोच, और ये सिर्फ इसी पार्टी या इसी संगठन में संभव है। तो क्या सच में है कि जिनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड ना हो किसी से, वो सच में आ सकता है और उनको कुछ आगे हो सकता है ऐसा पॉलिटिक्स में? मतलब आ सकता है, मतलब मैं खुद ही आपके सामने बैठा हूँ। मेरे तो परिवार में ना कोई कभी वकील रहा, ना कभी कोई नेता रहा। और उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने अभी बीजेपी फ्यूचर फोर्स करके एक प्रोग्राम किया था। करीब 1,000 प्रोफेशनल्स आए, यहाँ भी किया, उज्जैन में किया, भोपाल में किया। हाँ, मैंने देखा भोपाल में एड्रेस भी किया आपने, लोगों को बताया। तो अब लोग राजनीति में आना चाहते हैं, मन से आना चाहते हैं और अच्छी राजनीति करना चाहते हैं। और यही देश के प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर होते हैं इस एज में, एजुकेशन में। आपका नेचर भी, आप बहुत कूल हैं, मतलब आप उस तरह से नहीं है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा कभी देखा नहीं मैंने आपके अंदर, तो ये आपकी ताकत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाकी लोगों के लिए भी इतना आसान है कि वो आ जाएं, उनको आपको पता था कुछ कि आपको टिकट मिलने वाला है, या आपने मांगा था, या सडनली कुछ हुआ ऐसा? नहीं, कुछ चीज़ें मतलब चूंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, तो ये तो कभी सोचा ही था कि मौका मिलेगा तो पब्लिक पॉलिटिक्स करेंगे, इलेक्टरल पॉलिटिक्स करेंगे। फिर परिस्थिति और उसके योग भी जमे और पार्टी ने मौका भी दिया। लेकिन अगर सही में आपको राजनीति करना है, देश की सेवा करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं। लेकिन सबसे मजबूत और सबसे कठिन वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, पार्टी पॉलिटिक्स का है। तो जो जुड़ना चाहते हैं उनको आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो उसका प्रोसेस क्या है, किससे जुड़े, कहाँ बात करें कि उसको भी आना है पॉलिटिक्स में? जो ये रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा वो आके कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो प्लेटफॉर्म तो है ही, बीजेपी के कार्यक्रम है। हाँ।
सही है। और आपसे जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आपका एक फीडबैक सिस्टम भी होगा, जैसे एक तो होता है कि ऑफिसर हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, बट जो कॉलोनी में है, जो लोगों की बात है, वो आप तक कैसे आती है? पब्लिकली हमारे 311 ऐप पे भी आती है और मेरे ईमेल आईडी पे भी आती है, मोबाइल पे भी लोग व्हाट्सएप भेजते हैं, फिर अलग अलग कॉलोनीज के ग्रुप बने हुए हैं। फीडबैक के लिए मैंने देखा आप जाते भी हैं, सुबह सुबह भी कोई हर ना कोई ऑल्टरनेट डे, कहीं ना कहीं आपका दिखता है कि आप हर वहाँ पे काम alternate कर रहे हैं। ऑल्टरनेट डेज में आपने फिक्स कर रखा है या आपका सरप्राइज विजिट होता है? कहीं कभी सरप्राइज भी होता है, पर हाँ ऑल्टरनेट डे में कभी प्लान करके या सरप्राइज कहीं ना कहीं जाते हैं। अपने इंदौर के सफाई कर्मी बहुत मेहनत करते हैं सच में। चाहे होली का हमारा प्रोग्राम हो, दूसरे दिन कर देते हैं, बारिश में रहते हैं, कई बार रात में जब हम लेट नाइट जाते हैं वो लगे रहते हैं अपने काम में, उनको कोई मतलब एक मिशन है। इनके लिए भी कुछ आप अलग से करते हैं, वो कैसे इतने मोटिवेट हैं? मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं कि हम बहुत उनके लिए कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा। जितनी सैलरी में वो काम कर रहे हैं, मतलब उनको तो सैल्यूट है। उनको परमानेंट पोस्ट भी क्रिएट होनी चाहिए, परमानेंट नौकरी भी देनी चाहिए, और विशेषकर जो हमारी सफाई मित्र बहनें हैं उनके लिए बहुत करने की ज़रूरत है। अभी हमने कुछ सैलरी अपनी तरफ से बढ़ाई है, कुछ उनके वर्किंग आवर्स, वर्किंग एटमॉस्फेयर को भी ठीक करने की कोशिश की है, उनके लिए मेडिकल कैंप्स लगाना और बाकी अवेयरनेस के भी प्रोग्राम करते हैं। पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब हमको दुख है इस बात का कि जितना हमको करना चाहिए हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, आप सोचते हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी, आपने हमेशा स्टैंड लिया उनके लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए आप हमेशा साथ में खड़े रहे। इवन अगर किसी ने कमेंट्स कर दिया है कई पे, तो आपने एफआईआर तक कराई है कि हमारे सफाई कर्मी के बारे में हम गलत नहीं सुन सकते। तो कहीं ना कहीं आप उनके लीडर हैं, तो उनको लगता है और आपके दिल में ये है, और है तो आगे उनका कुछ ज़रूर होगा। आज आपने समय निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए, आपने सारी चीज़ें बताई, कैसे काम होता है, कैसे सिस्टम होता है, और बहुत सारी जो गलतफहमी भी थी, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को पता चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे विषयों पे बात की, इसलिए आपका धन्यवाद।